अगर तूने इसको और इसको स्पीड को मैच करवाना है तो तेरे को वो के प्रोसेसेस चाहिए होंगे, के कॉपीज ऑफ वो सेम प्रोसेस लेफ्ट वाले जो विदाउट पाइपलाइन है, तेरे को के टाइम्स वो वाला प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा उसकी स्पीड को मैच कराने के लिए, ठीक है। और ये इन्होंने 4 बताया। अगर 9.5 में कितने सेगमेंट्स है हमारे पास, कितने सेगमेंट्स है, 4 सेगमेंट्स है ना, 1 2 3 एंड 4। तो अगर ये वाले एक पाइपलाइन प्रोसेस की 4 सेगमेंट वाले तूने एक स्पीड मैच करानी है किसी प्रोसेस P1 से, तो तेरे को वो P1 प्रोसेस एक टाइम पे 4 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि उसमें सेगमेंट 4 थे। तो अगर तूने P1 प्रोसेस को एक 5 सेगमेंट वाले टास्क पाइपलाइन टास्क के स्पीड से मैच करवाना है तो तेरे को P1 को 5 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा पैरेलल में, ठीक है। ओके, ईच P सर्किट परफॉर्म्स द सेम टास्क ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइपलाइन सर्किट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग विद द इनपुट डेटा इन सीक्वेंस एट द पैरेलल सर्किट्स एक्स 4 इनपुट डेटा साइमल्टेनियसली परफॉर्म। तो इसमें क्या था हमारा कि जब भी क्लॉक स्ट्राइक करती है वो इनपुट डेटा लेता है, फिर क्लॉक स्ट्राइक करते फिर इनपुट लेता है, फिर उसके बजाय ये जो हमने 4 रिपीट करवाया ना नॉन पाइपलाइन वाले टास्क, ये P सर्किट एक क्या करता है कि ये टास्क सारे के सारे टास्क ना ये एक टाइम पे ही सारे के सारे इनपुट लेते हैं, एक टाइम पे ही सारे के सारे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंड एक ही टाइम पे ये इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, एक ही टाइम पे चारों के चारों टास्क भी परफॉर्म होते हैं, ठीक है। एज फार एज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज कंसर्न दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 सेगमेंट पाइपलाइन। तब जाके ये बनता है हमारा 4 सेगमेंट पाइपलाइन के स्पीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये उन्होंने बताया फिगर ये वाली, सिंस द सेम इंस्ट्रक्शन इज़ यूज फॉर ऑपरेट ऑन मल्टीपल डेटा, उसके ये वाले बताया कि ये फिगर के ये 4 सेगमेंट वाली फिगर दोबारा उसको बताया बस, ठीक है। देयर आर वेरियस रीजन वाई द पाइपलाइन कांट ऑपरेट एट मैक्सिमम टेक्निकल रेट। अब 4 रीजन्स हैं कि जो पाइपलाइन वाला प्रोसेस है ना वो मैक्सिमम उसकी जो थ्योरेटिकल रेट है उस पर क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता। अब अगर तेरे को याद हो, अगर तुझे हाँ SIDM वाला प्रोसेस कर रहे हैं हम डिस्कस, SIDM वाला प्रोसेस को उसका थ्योरेटिकल रेट है ना कि जो मैक्सिमम थ्योरी में जो रेट है उसे प्रैक्टिकली अगर हमने मैच करवाना है तो 4 रीजंस हैं वो मैच नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। जो थ्योरी में है वो तो हाँ बता दें कि 100 Mbps की थ्योरी है पर वो 90 Mbps 99 Mbps इस स्पीड से चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होएगा थ्योरेटिकल लिमिट से। 4 रीजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है डिफरेंट सेगमेंट में टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर सब ऑपरेशंस। मतलब क्या है इसका कि ये देख ये काम है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले ले एज कम्पेयर टू प्लस करना मल्टीप्लाई। ये तो नॉर्मली ह्यूमंस भी मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं एज अपोज टू प्लस करना। तो पहला तो ये हो सकता है कि अलग अलग सेगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम ले रहे हैं टास्क परफॉर्म करने में। द क्लॉक साइकिल में देन बी chosen to equal time delay of the segment with the maximum propagation time. क्या this causes other segment to waste time while waiting for the next clock. देख अगर तेरे फर्स्ट सेगमेंट को सपोज कर 5 मिली सेकेंड का टाइम लगा, फर्स्ट सेगमेंट को कितना टाइम लगा 5 मिली सेकेंड में कॉपी में दिखाता हूँ तेरे उससे क्लियर होएगा। हाँ तेरे फर्स्ट सेगमेंट को लगा टाइम 5 मिली सेकेंड का एंड तेरे बाकी सेगमेंट्स 1 में कंप्लीट हो गया, उसके अगला 2 में कंप्लीट हो गया और थर्ड भी 1 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो गया। मगर क्लॉक को हर सेगमेंट को 5 मिली सेकेंड के ही टाइम देना पड़ेगा। ये चारों होगा 5 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड और ये भी 5 मिली सेकेंड। क्यों? क्योंकि क्लॉक हमेशा इवन इंटरवल्स पे ही काम करती है, ठीक है। तो अगर किसी ने 5 मिली सेकेंड का टाइम ले लिया एंड बाकी सब ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया, किसी ने 3 लिया, यहाँ 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 मिली सेकेंड वेस्ट हो रहे हैं हमारे, यहाँ 3 मिली सेकेंड वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 मिली सेकेंड वेस्ट हो रहे हैं। समझ लगा फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा
कि डिफरेंट सेगमेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइम ले सकते हैं अपना सब ऑपरेशन कंप्लीट करने में, मगर जो क्लॉक साइकिल है वो क्या है, इक्वल टू द टाइम डिले ऑफ द सेगमेंट विद मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। मतलब जो सेगमेंट ने मैक्सिमम टाइम लिया है क्लॉक का जो सिग्नल है ना साइकिल का, वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि बाकी जो जल्दी कंप्लीट हो गए उन्हें बिना वजह ही रुकना पड़े क्योंकि एक सेगमेंट ने ज़्यादा टाइम ले लिया। सेकेंड क्या, मोर ओवर इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट टू अज्यूम दैट अ नॉन पाइपलाइन सर्किट हैज़ द सेम टाइम डिले एज दैट ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइपलाइन सर्किट। अब तू हमेशा नहीं अज्यूम कर सकता कि जो हमने एक ये नॉन पाइपलाइन वाला सर्किट बनाया ना, इसका जो डिले होगा, कौन सा डिले, इसका जो डिले है वो इक्विवेलेंट पाइपलाइन सर्किट के डिले के जैसा हो। मतलब दोनों का डिले ज़रूरी नहीं कि सेम हो, ठीक है। थर्ड है, मैनी ऑफ द इंटरमीडिएट रजिस्टर्स विल नॉट बी नीडेड इन अ सिंगल यूनिट सर्किट विच कैन यूजुअली बी कंस्ट्रक्टेड इंटायरली एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। हाँ, मैनी ऑफ द इंटरमीडिएट रजिस्टर्स विल नॉट बी नीडेड इन अ सिंगल यूनिट सर्किट। इसका मतलब कि अगर जो हमारे इंटरमीडिएट रजिस्टर्स होते हैं ना, जैसे हमारे सेकंड सेगमेंट का रजिस्टर, थर्ड सेगमेंट का रजिस्टर, वो ज़रूरी नहीं हो, वो इतने भी ज़रूरी नहीं होते किसमें, जो हमारे सिंगल यूनिट सर्किट्स हैं। ये हमारा सिंगल यूनिट सर्किट, इसमें कोई इंटरमीडिएट रजिस्टर नहीं चाहिए, इसमें कोई इंटरमीडिएट रजिस्टर नहीं, ये तो चार अलग अलग प्रोसेसेस हैं। अब इंटरमीडिएट रजिस्टर हमें किस में चाहिए होते हैं, हमारे पाइपलाइन प्रोसेसेस में। पाइपलाइन में जब हम एक बड़े टास्क को छोटे टास्क में तोड़ते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट, ये R3 इंटरमीडिएट रजिस्टर है ना, ये इनिशियल रजिस्टर और फाइनल रजिस्टर के बीच में आया। R4 भी इंटरमीडिएट रजिस्टर है। तो हमें जो नॉन पाइपलाइन टास्क होते हैं ना, उनमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो क्या होते हैं, नॉन पाइपलाइन वाले टास्क इंटायरली एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट ही वो कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन सर्किट के तरह ही कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं, इनमें कोई इनपुट रजिस्टर की ज़रूरत भी नहीं हो सकती कभी कभार। ओके, फोर्थ, नेवरदलेस द पाइपलाइन टेक्निक प्रोवाइड्स अ फास्टर ऑपरेशन ओवर अ प्योरली सीक्वेंस इवन दो द मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड इज़ नॉट। और फिर भी इन सब के बावजूद भी, ये 3 पॉइंट्स के फिर होने के बाद भी, जो पाइपलाइन सर्किट है ना, तेरा पाइपलाइन सीक्वेंस या पाइपलाइन यूज़ करके तेरा सर्किट होगा, वो ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, ठीक है। अब देखते हैं पाइपलाइन के टू एरियाज ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन विद द पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एप्लीकेबल। अब पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है तेरा काम अर्थमेटिक पाइपलाइन पे, एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पे। ऊपर जो हमने पढ़ा ना, एग्जाम्पल की थी ना ये डायग्राम वाली, ये एक तेरी अर्थमेटिक पाइपलाइन की ही वो थी एग्जाम्पल, ठीक है। अर्थमेटिक पाइपलाइन में क्या होता है, इट डिवाइड्स एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इनटू सब ऑपरेशंस फॉर एग्जीक्यूशन इन द पाइपलाइन सेगमेंट। याद है हमने उसे मल्टीप्लाई में तोड़ लिया था, उसके बाद हमने एडिशन परफॉर्म करी थी, ठीक है। वो था हमारा अर्थमेटिक पाइपलाइन। इन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ऑपरेट्स ऑन अ स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ओवरलैपिंग द फेच क्या थी हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो हमने मेमोरी से लेके आए थे डेटा उठा के। डीकोड एंड एग्जीक्यूट फेजेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये था हमारा डेटा साइकिल, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइन क्या होती है। अब पाइपलाइन अर्थमेटिक यूनिट्स आर यूजुअली फाउंड इन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स पॉइंट नंबर, बेसिकली मल्टीप्लाई, एडिशन, फ्लोट्स का, इंटीजर्स का, इन सब के लिए काम आते हैं। ये बहुत ही हाई स्पीड कंप्यूटर्स में यूज़ होती है ये वाली इम्प्लीकेशन। अ पाइपलाइन मल्टीप्लायर इज़ एसेंशियली array multiplier with special address designed to minimize the carry propagation time through the partial products। एक पाइपलाइन मल्टीप्लायर क्या होता है, एक array मल्टीप्लायर होता है विद अ स्पेशल एड्रेस। अब वो स्पेशल एड्रेस क्यों यूज़ करते हैं, जब जो प्रोपोगेशन टाइम को हम कैरी करते हैं ना पार्शियल प्रोडक्ट से, उसे मिनिमाइज़ करने के लिए। मतलब जो तेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा ना मल्टीप्लाई करके, हमने हमारा जो R3 बना था, ये R3 बना था, इससे और फाइनल प्रोडक्ट में जाने से जो टाइम लगेगा उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली एरे को, अरे नहीं क्या नाम था इसका, अब पाइपलाइन मल्टीप्लायर को, ठीक है।
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर easily decomposed into sub operation. फ्लोटिंग पॉइंट कौन सा होते हैं? वो डेसिमल वाले. वी विल नाउ शो एन एग्जाम्पल ऑफ पाइपलाइन. अब एग्जाम्पल शो किए हैं. हाँ, तो अब ये क्या, इसका क्या फंड है? हमने ना ऐसे न्यूमेरिकल आएगा हमने इसे कैसे सॉल्व करना है. 4 मेथड यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 4. सबसे पहले कंपेयर करना है, फिर अलाइन करना है, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, एंड फिर नॉर्मलाइज. मैं देखो जो इन्होंने आगे न्यूमेरिकल लिया ये वाला, इसे एक्सप्लेन करता हूँ. तो बेसिकली x की वैल्यू इन्होंने ये ली थी, y की वैल्यू ये ली थी. तो हमारा स्टेप 1 क्या है? कंपेयर दी एक्सपोनेंट. हमने 3 और 2 को कंपेयर किया. कंपेयर हमने कैसे करना है कि जो बड़ा होएगा उसे सिलेक्ट कर लेना है हमने, ठीक है. पर हमने शो करना है कि 3 बड़ा है. कैसे? 3 - 2 1 बचा ना, तो मतलब 3 बड़ा है. तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके हमने शो कर देना कि 3 बड़ा है. तो हमने कंपेयर कर लिया, स्टेप 1 हो गया हमारा. फिर हमने करना है अलाइन करना है. जो मेंटिसा होता है वो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है. ये वाला पार्ट इसे कहते हैं मेंटिसा, ये पॉइंट के बाद वाला. कैसे अलाइन करेंगे? हमने ना बेसिकली ये 3 हमने चूज़ किया था ना, बड़ा है, तो हमने ये 2 को भी 3 बनाना है. तो इसे मैं कैसे बना सकता हूँ? 10 के साथ डिवाइड करके सबको, है ना. तो अब मैं 10 के साथ डिवाइड करूँगा तो नीचे ना एक 0 एक्स्ट्रा लग जानी है. तो और तेरा ये अलाइन हो गया, ठीक है. बहुत इजी है. मैंने बस यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा लगा दिया और यहाँ पे 3 कर दिया. फिर मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो क्वेश्चन में दिया होएगा, हमारे क्वेश्चन में ऐड दिया तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है. और फिर मैं नॉर्मलाइज़ करना है रिजल्ट को. नॉर्मलाइज़ में क्या है कि तेरे पॉइंट के इस साइड ना हमेशा 0 होनी चाहिए. तो तूने 1 को भेज देना है इधर. मैंने भेज दिया 1 को इधर, बस मेरा आंसर आ गया. ये न्यूमेरिकल है, ये बीटेक का. चलो अब मेन बात आती है ये वाले फ्लो चार्ट में. तो एक्सपोनेंट्स जैसे 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 2 स्टोर होएगा. मेन मुश्किल यही है, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे. 10 की पावर ये एंड 10 की पावर वो. एंड जो मेंटिसा है ना, ये वाला पार्ट होता है मेंटिसा, वो स्टोर हो जाएगा राइट साइड हमारा, ठीक है. तो हमने स्टेप 1 में क्या किया था? हमने कंपेयर किया था ना माइनस करके अपने 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 को माइनस किया था. 3 - 2 1. तो हमने वही करना है. हमने कंपेयर कर दिया स्टेप 1 पे, फिर हमने नीचे चले गए. फिर हमने चूज़ किया था कौन सा बड़ा था. हमारा 10 की पावर 3 बड़ा था, चलो फिर से नीचे चले गए. फिर हमने एडजस्ट कर दिया था उसे. मैंने ये बताया था ना, देखो ये वाला 2 अब ये 3 बन जाना था और यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लग गई. तो हमने एडजस्ट कर दिया, चलो ठीक कर ली. ये लेफ़्ट साइड तो हमें समझ आ गई. ये तो स्टेप 1 स्टेप 2 ये है बस. और फिर अब स्टेप 3 स्टेप 4 क्या है? यहाँ पे अलाइनमेंटिसा. जो हमने ये अलाइन किया था ना, इसे कहते हैं अलाइनमेंटिसा. अलाइन सेकेंड स्टेप हमारा. फिर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया. स्टेप 3 आर नीचे और नॉर्मलाइज. अब इसे मैं देखो बनाना याद करवाता हूँ कैसे बनाना है. देखो मेन चीज़ याद रखनी है वो स्टेप्स अपने, एंड बाकी सारी डायग्राम फ्लो चार्ट तो बन जाएगा. ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ तेरा आएगा मेंटिसा वो पॉइंट के बाद वाला, और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स. सबसे पहले आना है आर, खाली बॉक्स, आर खाली बॉक्स, आर खाली बॉक्स, एंड एक और आर. ठीक है, 1 2 3 4 आर आ गए. एंड यहाँ पे हर आर के बाद एक खाली बॉक्स आ. अब सेकंड बॉक्स से हमने यहाँ पे ले गए इसको, यहाँ पे एक दे दिया हमने खाली बॉक्स, हमने दे दिया आर, यहाँ पे दे दिया हमने खाली बॉक्स, यहाँ पे दे दिया आर, यहाँ पे दे दिया खाली बॉक्स. ठीक है, एक आर एक खाली, एक आर एक खाली. ठीक है, ये याद हो गया. देखो अब हमने क्या करना है यहाँ पे स्टेप 1 क्या था तेरा? कंपेयर करना. हमने कंपेयर कर दिया एक्सपोनेंट्स को भी. यहाँ एक्सपोनेंट स्टोर थे ना, क्या लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट स्टोर थे, तो हमने कंपेयर कर एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर दिया. कैसे कंपेयर किया था हमने याद कर?
सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। फिर हमने चूज़ कर लिया था कौन सा बड़ा था,